निम्नलिखित में से किस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने कार्य तंत्र को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में परिवर्तित किया है? ए. डॉगकॉइन, बी. बिटकॉइन, सी. एथेरियम, डी. हाइपरलेडर। उत्तर सी. इथेरियम ब्लॉकचेन पूरी तरह से लेनदेन को संसाधित करने के एक नए तरीके में परिवर्तित हो गया, जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक सर्वसम्मति तंत्र कहा जाता है। इस परिवर्तन से एथेरियम की ऊर्जा खपत में 99.95% की कमी आएगी। इस अपग्रेड को मर्ज कहा जा रहा है। एथेरियम विकेंद्रीकृत ऐप्स, स्मार्ट अनुबंध और यहां तक कि क्रिप्टो टोकन बनाने के लिए डेवलपर्स द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म में से एक है। प्लेटफॉर्म की मुद्रा ईथर बाजार पूंजीकरण के मामले में बिटकॉइन (BTC) के बाद दूसरे स्थान पर है। इथेरियम के ब्लॉकचेन के निर्माण के तरीके में यह परिवर्तन न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि प्रमुख साइबर और वित्तीय सुरक्षा स्तर की प्रभाविता भी बढ़ाता है। विकेंद्रीकृत लेनदेन आम सहमति तंत्र का उपयोग करके ब्लॉकचेन पर संसाधित किए जाते हैं। एथेरियम की पूर्व विधि प्रूफ ऑफ वर्क, जिसका उपयोग बिटकॉइन द्वारा भी किया जाता है, को शक्तिशाली माइनिंग हार्डवेयर की आवश्यकता होती थी, जो बहुत अधिक बिजली की खपत करता था और भारी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता था। इस ऊर्जा का उपयोग अत्यंत कठिन गणितीय पहेलियों को संसाधित करने के लिए किया जाता है, जिसके समाधान से नए लेन देन को ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है ताकि क्रिप्टो के साथ माइनर्स को पुरस्कृत किया जा सके। प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में एक एल्गोरिथम उस सत्यापनकर्ता का चयन करता है जिसने अगले ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ने के लिए प्राप्त किया है। इस चयन का आधार सत्यापनकर्ता द्वारा दांव पर लगाए गए क्रिप्टोकरेंसी की मात्रा होती है। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रोम में वर्ष 2001 में खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2. इसके उद्देश्य FAO और जैविक विविधता पर सम्मेलन से निकटता से जुड़े हुए हैं। 3. ITPGRFA कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। भारत ने खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ITPGRFA के शासी निकाय के 9वें सत्र में भाग लिया। ITPGRFA कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है। भारत भी इस समझौते का एक पक्षकार है। थीम: फसल विविधता के संरक्षकों का जश्न। एक समावेशी उत्तर 2020 वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की ओर। नवंबर 2001 में रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के 31वें सत्र के दौरान ITPGRFA पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को प्राप्त करने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे को स्थायी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए जैविक विविधता पर कन्वेंशन के अनुरूप प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और जैविक विविधता पर कन्वेंशन से जोड़कर इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। क्लोरेंट्रानिलिप्रोले CTPR हाल ही में खबरों में है। यह है छोटी उर्वरक
बी पादप विकास प्रवर्तक, सी कृत्रिम पादप प्रोटीन, डी कीटनाशक। उत्तर डी। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नैटको फार्मा को एक गैर उल्लंघनकारी प्रक्रिया के माध्यम से क्लोरेंट्रानिलिप्रोल (CTPR) और इसके फॉर्मूलेशन पेश करने की अनुमति दी थी। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल एक कार्बोक्सामाइड है जो अमीनो समूह के साथ कार्बोक्जिलिक एसिड के औपचारिक संघनन के परिणामस्वरूप होता है। इसे ड्यूपॉन्ट, अमेरिकी कंपनी, द्वारा विकसित किया गया था। यह एक राइनोडाइन रिसेप्टर सक्रियक है। इसका उपयोग मक्का, कपास, अंगूर, चावल और आलू सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की रक्षा के लिए किया जाता है। CTPR एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जिसका उपयोग कीट प्रबंधन के लिए फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है। यह कीट और तितली कैटरपिलर या लार्वा, साथ ही कुछ बीटल और एफिड्स और स्पिटलबग्स जैसे ट्रू बग्स को नियंत्रित करता है। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल तेजी से पक्षाघात का कारण बनता है और अंततः संवेदनशील प्रजातियों की मृत्यु हो जाती है। प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सिक्किम को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। 2. स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और प्रबंधन तथा ODF प्लस स्थिति इस पहल के घटक हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। अब से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वच्छ और सुजल प्रदेश के रूप में भी जाना जाएगा। राज्य के सभी गांवों को हर घर जल और ODF प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणन प्राप्त हुआ है और उन्हें खुले में शौच मुक्त के रूप में सत्यापित किया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन के साथ 100% कवरेज हासिल करने की घोषणा की। गोवा और तेलंगाना के बाद ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति के साथ 100% कवरेज हासिल करने वाला यह देश का तीसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सुजल और स्वच्छ राज्य के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। 1. स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और प्रबंधन। 2. ODF प्लस ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM। और 3. क्रॉस कटिंग हस्तक्षेप जैसे अभिसरण IC कार्य योजना आदि। PM प्रणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है। 2. इस योजना के असाइनमेंट के लिए एक अलग बजट होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय एक नई पहल शुरू करने की योजना बना रहा है, PM प्रणाम, जो कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों के प्रचार के लिए है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है, जिसके वित्त वर्ष 2022 से 2023 में बढ़ने की उम्मीद है।
इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना का अलग से बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत योजना द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। इसके अलावा बचत हुई सब्सिडी की राशि का 50% हिस्सा उन राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाएगी जो पैसे बचाते हैं। इस योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान के 70% हिस्से का उपयोग गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी अपनाने से संबंधित संपत्ति निर्माण के लिए किया जा सकता है। शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है, जो रासायनिक उर्वरक उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं। उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड आईफीएमएस एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध डेटा का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।